जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला दिया था F G m1m2/r², ठीक है। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है ड्यू टू मास, और ड्यू टू मास अट्रैक्ट करने का जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने जो फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड हमने निकाला था G m1m2/r² फोर्स का, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर फॉर्म में अपन निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट पेपर कोई दो पार्टिकल हैं m1 m2 मास m के, ठीक है, और आपस में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर दैट इज m, है ना। r डिस्टेंस में है दोनों, ये m1 है ये m2 है, दोनों r डिस्टेंस में है तो क्या होगा कि ये m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई अगर मैं फोर्स निकालूं m2 पर, फोर्स बाय m2 m1 ऑन m2, ठीक है, ऑन 1/2 f1 वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो g तो आएगा ही, m1 भी आएगा, m2 भी आएगा, r² भी आने ही, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड है, साथ में हमको मैग्नीट्यूड की क्या रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, डायरेक्शन, जो क्या होती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, फोर्स m2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, ठीक है। तो 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि भाई m1 जो है वो क्या करेगा, m2 को अट्रैक्ट करेगा, तो m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरे 1 की साइड ही क्या करेगा, मूव करेगा। दिस विल बी r21 कैप, ठीक है। फोर्स किसने लगाया, m1 ने लगाया, m2 पे लगाया, तो m2 अट्रैक्ट होगा, m2 विल मूव टुवर्ड्स m1, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, m2 से m1, ठीक है भाई। अब ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन नेचर का है, अट्रैक्शन नेचर का है, तो अट्रैक्शन नेचर के लिए अपन माइनस साइन यूज करते हैं। रिपल्शन नेचर होता तो दैट इज पॉजिटिव फोर्स, ठीक है। F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का g r² r2 क्या इक्वेशन का हो जाएगी। ऐसे अगर हम फोर्स निकालो, फोर्स बाय m2 ऑन m1 क्या हो जाएगा, F इसको निकालना है ऑन 1/, m2 से निकालना है, इसको निकालना है m1, ठीक है, ऑन 1/2, ठीक है। सॉरी इधर इसको हो जाएगा F21 ऑन 2/1, यहाँ 1 ने लगाया, m1 किस पे लगाया, m2 पे, तो F21, ठीक है। अभी फोर्स अपन निकालना है किस पे, m2 का निकालना है, किस पे निकालना है, m1 पे, फोर्स बाय m2 ऑन m1, तो ऑन m1/m2 ऑन 1/2 F1 क्या हो जाएगा, g m1m2 r², ये तो अपना आना ही कॉमन, ठीक है। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, इसको लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, डायरेक्शन 1 से 2 रिडक्शन होगा, दिस इज r12 कैप, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी फोर्स की, दिस इज r12 कैप, ठीक है भाई। नेचर क्या है, अट्रैक्शन माइनस का, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन तो r1 से 2, ये डायरेक्शन 2 से 1, मान लो डायरेक्शन की इनमें से किसी एक की भी डायरेक्शन में इन्वर्ट करो, डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो F12 वेक्टर -1 प्लस g m1 m2 और फॉर्म में क्या हो जाएगा, r² क्या हो जाएगा, r21 कैप, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, g m1 m2 r² क्या माइनस इधर आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर, ठीक है। दैट मींस जो अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट की चीज को फॉलो करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एक्शन रिएक्शन को फॉलो करेंगे, तो ग्रेविटेशन भी
ठीक है, एक दूसरे पे क्या करते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स ये अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ। ठीक है, अब क्या होगा कि लोगों ने दो की बात करी, मान लो किसी भी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जिनके मास m1 m2 m3 mn तक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम का अपन टोटल फोर्स किसी भी एक पार्टिकल पर टोटल फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, क्या कहता है, मान लो कोई अपना एक सिस्टम है, उसके अंदर ये 5 पार्टिकल्स हैं, है ना, मैं 5 पार्टिकल्स बना रहा हूं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं। लेट ये m1 है, इधर m2 है, इधर m3 है, इधर m4 है, इधर m5 है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r12, ये डिस्टेंस r13, ये डिस्टेंस r14, ये डिस्टेंस r15। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हो गए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक पार्टिकल लेट m1 पर जो टोटल फोर्स होगा वो सारे पार्टिकल्स के m1 पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सिंपल स्टेटमेंट में क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। मींस द टोटल फोर्स F वेक्टर ऑन m1 विल बी F1 on 1/2 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 n भी हो तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, मतलब क्या करना है, मतलब टोटल के बारे में बताता है हमको, है ना, कि मोर देन 1 क्वांटिटी प्रेजेंट है तो क्या करना है, उसका वो ऐड कर देना है, तो टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो F1 की वैल्यू F1 है, ये फोर्स है, यहां पे कितने फोर्स लगेंगे, देखो F1 पे M2 लगाएगा, M3 लगाएगा, M4 लगाएगा, M5 लगाएगा। ठीक है, तो F वेक्टर बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, on 1/2, तो दिस इज F12 वेक्टर प्लस on 1/3 F13 वेक्टर, on 1/4 F14 वेक्टर and on 1/5 F15 वेक्टर। तो टोटल फोर्स जो होगा उसका वो क्या होगा, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। वैल्यू पुट कर सकता हूं कि F वेक्टर इक्वल टू F12 G M1 M2 कौन में क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 कैप, और एट्रैक्शन है इसमें माइनस। ठीक है, प्लस सेकेंड वाला है F13 G M1 M3, डिस्टेंस कितना है, R13 स्क्वायर, R13 कैप और एट्रैक्शन के लिए माइनस। ठीक है, देन अगेन पहले माइनस लगा देता हूं, G M1 M4 का फोर्स R14 स्क्वायर एंड R14 कैप, एंड देन माइनस अगेन G M1 M5 अपॉन R15 स्क्वायर एंड R15 कैप। ठीक है, और मान लो ऐसे n पार्टिकल होते तो G M1 Mn R1n स्क्वायर एंड R1n स्क्वायर, R1n कैप, n तक चली जाती है सीरीज अगर n पार्टिकल होते तो। ठीक है, तो F वेक्टर इज व्हाट, देखो G तो कॉमन है और एक M1 कॉमन है। ठीक है, बाकी तो क्या आ रहा है, माइनस का M2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 क्या, माइनस का M3 R13 स्क्वायर, R13 क्या, माइनस M4 R14 स्क्वायर, R14 क्या, एंड माइनस n तक अगर जाएगा तो
एम एन अपॉन आर 1n स्क्वायर एंड आर 1n कैप। ये होगा क्या? समेशन की फॉर्मूला लिख सकता हूं इसको, कहते हैं f इक्वल टू, अच्छा माइनस तो है, माइनस भी क्या करता हूं इसमें कॉमन ले लेता हूं सब में से, ठीक है, माइनस वाला जाएगा माइनस का g m1 समेशन, देखो ये m2 m3 m4 mn तक जा रहा है, ठीक है, तो m और ये किधर जा रहा है, देखो r 1 2 1 3 1 4 1n, ये 1 2 1 3 1 4 1n, 1 तो कॉमन है, तो इसको लिख सकता हूं मैं mi, ठीक है, दिस इज r1i स्क्वायर एंड r1i कैप, ऐसे लिख सकता हूं। i की वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम 2 टू n, i की वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम 2 टू n, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा m2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 क्या प्लस सेकंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 m3 अपॉन r13 स्क्वायर एंड r13 क्या, n के लिए क्या हो जाएगा mn अपॉन r1n स्क्वायर एंड r1n क्या, ठीक है, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया इक्वेशन के लिए, दिस विल बी द टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल m1 if other particles to n are applying gravitational force on that, ठीक है भाई। अब क्या है, डेरिवेशन में रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है, आपको सुपरपोजिशन के स्टेटमेंट को याद रखना है। क्या स्टेटमेंट है कि नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना आपको, परंतु क्या करना है कि फोर्स इसका इसमें निकाल दिया, जो रिलेटेड गिवन है इसका इसमें निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, और निकालने के बाद जो आपके पास वेक्टर वाले फॉर्मूला है ना, उसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो वहां से अपना एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा अप्लाई, बात आगे समझ में, सिंपल वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चन में। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फिजिक्स में और भी जगह यूज होगा, जहां भी सुपरपोजिशन यूज करेंगे उसका एक ही मतलब है कि टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो अपने क्या करना है, वेक्टर करना है, ठीक है। कुछ जगह एल्जेब्रिक सब भी होता है, लेकिन टोटल क्वांटिटी के लिए क्या करना है, जो भी स्मॉल क्वांटिटीज है उनको ऐड करना है, ये अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, भाई क्वेश्चन देख लेते हैं सुपरपोजिशन से रिलेटेड, है ना। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है मेरे पास, है ना, a square of side small a meter containing mass small m at its corners, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। क्या बोल रहा है, बात आगे नहीं समझ में कि भाई एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, एक है ना, एक स्क्वायर बना लेना, ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है, ए साइड है ना, इसकी अगली साइड कितनी है, ए। ये तो फोर कॉर्नर हो गए, हर एक कॉर्नर पर ए, ये बी, ये सी और ये डी कॉर्नर हो गया। स्मॉल ए साइड है, हर एक कॉर्नर पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है, देखिए एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। मुझसे क्या पूछ रहा, किसी भी एक कॉर्नर वाले जो पार्टिकल है ना, उस पे क्या
देखो क्या होगा, किसी भी एक कॉर्नर वाले पे, इस वाले पे कर दूं, ठीक है, इसमें कर दूं, इस पे ये फोर्स लगाएगा भाई, इस वाले में फाइंड कर रहा हूं मैं ना, बाकी के तीन क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे। ये जब फोर्स लगाएगा इस पे तो इसको अट्रैक्ट करेगा, लाइक F1 फोर्स लगाएगा, ये जब इसको फोर्स लगाएगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई ग्रेविटेशन का जो नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव ही है। ये भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इस पे F फोर्स लगाएगा, और लेट ये B से F को अट्रैक्ट करेगा तो ये लेट इस पे F3 फोर्स लगाएगा। F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, फाइंड करो फोर्स F1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, G m1 m2, m into n क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और कौन डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर, इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। ऐसे F निकाल देता हूं, G m1 m2 m into n m स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस चाहिए मुझे, कौन सा वाला, ये AC डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा भाई, देखो ये तो ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल बन रहा है, यहां देखो राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर √2a हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी क्या है, अपन ने फॉर्मूला याद हो पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, ठीक है। √2a का स्क्वायर करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये किसको क्या होगी, ठीक है भाई। ऐसे ही F में निकाल सकता हूं, G m1 m2 m into m स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, लेफ्ट साइड एक ही है, तो a स्क्वायर इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबका क्या करना है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर वाले फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो देखो F1 और F3 ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनके बीच में तो 90 डिग्री में इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो F2 के साथ सेम डायरेक्शन में होगा, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लूंगा पहले, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बच चुका है वेक्टर वैल्यू, तो a स्क्वायर g स्क्वायर m4 अपॉन a4 प्लस b स्क्वायर, F3 का स्क्वायर क्या है, g स्क्वायर m4, वेक्टर का स्क्वायर कर दिया मैंने a4, तो क्या हो जाएगा f डैश इक्वल टू √2 1 प्लस 1, सेम टर्म में g स्क्वायर m4 अपॉन a4, तो क्या हो जाएगा f डैश इक्वल टू √2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है भाई। आ गया f डैश, तो ये रिजल्टेंट किसका है, और f3 का, दोनों का रिजल्टेंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन का भी तो वही आएगा, ठीक है। चाहो तो रिजल्टेंट डायरेक्शन फॉर्मूला निकाल देना, पर दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने के साथ 90 डिग्री में है तो बीच में आएगा रिजल्टेंट, है ना। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो f डैश और f प्रो सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट f क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करते हैं सीधा सीधा, और √2 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, भाई a प्लस b होता है f इक्वल टू सेम डायरेक्शन में होने पर, ठीक है, रिजल्टेंट, और f2 कितना है, gm स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, f इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2, तो दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन एनी कॉर्नर बाय अदर चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस तरह ही अप्लाई करना है नेट फोर्स का, ठीक है। नेट फोर्स नेक्स्ट टॉपिक क्या था, ग्रेविटी एंड
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो अच्छा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा हमने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई भी दो पार्टिकल्स के लिए लग सकता है जिनके अंदर मास हो, लेकिन अगर उन दो पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल अर्थ है तो उस टाइम उस अर्थ के फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। तो अर्थ आप पर जो लगाती है वो क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अर्थ है। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अर्थ है ऑन एनी पार्टिकल ऑन अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है कि अर्थ जो है वो हर एक पार्टिकल पे फोर्स लगाती है ना? उससे हर एक पार्टिकल कहां मूव करता है? टुवर्ड्स अर्थ मूव करता है। कोई पार्टिकल अगर छोड़ दे इस मार्ग में, कोई भी अगर यहां हवा में छोड़ दो तो कहां जाएगा? अर्थ की साइड जाएगा। तो मतलब इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है, नीचे जा रहा है फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होगी। अब फोर्स कितना लगता है? मान लो पार्टिकल है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, ये अपनी अर्थ हो गई, दैट इज अर्थ की जो रेडियस है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगता है? सेंट्रल फोर्स से लगता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, लेट आर है ना? इससे h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है यहां मेरा। ठीक है, कितनी हाइट पे है? सरफेस पे h हाइट पे मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है कितना? m मास है। ठीक है भाई, अब ये m मास है तो हमको पता है कि मास है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पे लगेगा। भाई वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी जब चेंज होती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उससे जो वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। पहले भी बात की थी हमने इसके बारे में, तो कहां? एलएम में। ठीक है, उसको अपन g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मिली थी मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे वेट फोर्स लगता है, वो ग्रेविटी से लग रहा है। ठीक है, तो वेट फोर्स कितना है? mg, m मास है, इसमें नीचे डाउन साइड में लगेगा mg वेट फोर्स लगेगा। ठीक है, f वेट फोर्स विल बी mg। अब ऑब्जेक्ट को तो कौन अट्रैक्ट कर रही है? कर रही है फोर्स कौन लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन वाला फॉर्मूला पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? F g m1 स्मॉल m, जो भी पार्टिकल है, दैट अर्थ का मास m ही है। m ही और अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? F = वेट फोर्स, इसी F की वजह से तो लग रहा है, g m1 m2 upon r स्क्वायर की वजह से। ठीक है, कंपेयर करूं दोनों को, तो md will be equal to g m me, कैपिटल m अर्थ का मान दिया है मैंने, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू क्या बचेगा? g m e अपॉन क्या बचेगा? r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये h का हाइट है, आपकी रेडियस कितनी है भाई? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इतनी है। अभी हाइट को 100 मीटर 200 मीटर, ये किलोमीटर में भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर होगी, तो वो इसके कंपैरिजन में सॉरी 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर कुछ भी ले लूं, तो वो तो क्या होगी इसके कंपैरिजन में? बहुत कम होगी। चाहूं तो मैं उसको नेग्लिजिबल कर सकता हूं, उसको नेग्लेक्ट कर दूं तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g m e और फॉर्म में क्या हो जाएगा? r e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ r। तो देखो स्मॉल g की जो वैल्यू है ना, उसके फॉर्मूला में कैपिटल G वो कांस्टेंट है, m e मास ऑफ अर्थ वो कांस्टेंट है, r e वो कांस्टेंट है। तो g की वैल्यू इजीली हमने जो एलएम या मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस किए थे वहां ऑलमोस्ट क्या ली थी? कांस्टेंट ली थी। ठीक है, हाइट का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो हाइट के इफेक्ट से क्या होगा? थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज आएगा, कितना आएगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वो स्लाइड चेंज को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो ऑलमोस्ट क्या रहेगी? g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसकी वजह आप अभी अर्थ लिख लेंगे।
ठीक है, तो g की वैल्यू देखो, इसमें स्मॉल m तो आएगी ना, नहीं स्मॉल m क्या था ऑब्जेक्ट का मास था, इसका मतलब g की वैल्यू स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, वो सेम एक्सेलरेशन से क्या होगा, की साइन एक्सेलरेट होगा। तो आप भले ही किसी भी हाइट से 50 kg की बॉल रिलीज कर दें नीचे, और चाहे 5 kg की बॉल रिलीज कर दें, दोनों पे जी की वैल्यू सेम होगी, और दोनों पे जी की वैल्यू सेम होगी, तो इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे ही ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड नहीं करता कि जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू सेम है। तो लाइटर ऑब्जेक्ट हो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो, दोनों अगर सेम हाइट से गिर रहे हैं तो फिर दोनों एक साथ ही ग्राउंड पर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जी की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो ऐसा होता है क्या? होता नहीं। क्यों? उसके रीजन और है। उसके रीजन क्या है? उसका रीजन है एयर मान लो चल रही है, तो एयर का रेजिस्टिव फोर्स उसमें लग जाएगा, है ना, या बेलोसिटी फोर्स लग जाएगा, या कोई ऐसा भी रेजिस्टिव फोर्स लग सकता है। मान लो किसी का एरिया ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स ग्रेटर लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट या थिन है तो उसमें रेजिस्टिव फोर्स कम लगेगा। तो ज्यादा एरिया वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा टाइम लगा सकता है रेजिस्टिव फोर्स, है ना। कोई ऑब्जेक्ट थिन है तो जल्दी आ सकता है। मान लो एक आप फेदर लें, है ना, अर्थ में छोटा था, और एक आयरन की बॉल लें, तो फेदर पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो उसकी वजह से फेदर बाद में आएगा, है ना, और बॉल पहले आ जाएगी। लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से नहीं हुआ, किस वजह से हुआ, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं हटा दूं, वैक्यूम ले लूं बिल्कुल, तो वैक्यूम में क्या होगा, चाहे आयरन की बॉल हो और चाहे क्वार्टर का छोटा सा पीस हो, दोनों अगर सेम हाइट से रिलीज करेंगे तो दोनों एक साथ ही ग्राउंड पर आएंगे। ठीक है भाई, तो जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास कैपिटल स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, कुछ चीजों पर करती है। अब h आ रहा है ना फॉर्मूला में, तो हाइट पे कर सकती है। re तो मैंने टोटल रेडियस ली है, तो मतलब अंदर चला जाए तो re कम हो जाएगी, तो डेप्थ पे कर सकती है, हाइट पे कर सकती है, डेप्थ पे कर सकती है। अर्थ की शेप पे डिपेंड कर सकती है कि अर्थ सर्कुलर बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, उसकी रेडियस क्या होती है, वेरी करती है, ओवल शेप की है ना। आप इक्वेटर पे जाएंगे, रेडियस कुछ और है, पोल्स पे जाएंगे, रेडियस कुछ और है, तो रेडियस के चेंज होने से वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये फोर्स है, तो इस जी की वैल्यू फोर्स डिपेंड करता है इस पे, रोटेशन पे डिपेंड करता है, मोशन पे डिपेंड करता है। तो अर्थ के मोशन पर भी इस जी की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। तो उसकी डिपेंडेंस किस तरह है आगे वो देखेंगे। तो इस जी की